Dr. Richa, Department of Political Science, GLA College, डाल्टनगंज। पीजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं सिलेबस में, एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका नव मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म की अवधारणा का अध्ययन आपको करना है। इसके बारे में कुछ विचार आपसे साझा करूंगी। एम.एन. रॉय भारत में मार्क्सवाद के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। उनका संपर्क कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसे थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता था। 1919 ईस्वी में स्थापना हुई थी उसकी, और उसका मकसद पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार करना था। उसके संपर्क में आकर विदेशों से ही एम.एन. रॉय साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने लगे, और भारत आने के बाद भी पक्के मार्क्सवादी और साम्यवादी थे। साम्यवादी आंदोलन पूंजीवाद और उसकी उच्चतम अवस्था जो साम्राज्यवाद होती है, इंपीरियलिज्म, उसको अपना प्रमुख शत्रु या दुश्मन समझता है, और उपनिवेशों के स्वाधीनता संग्रामों को प्रोत्साहित करके साम्राज्यवाद को कमजोर करना चाहता है। अब औपनिवेशिक स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में एम.एन. रॉय के अपने विचार थे। उनका मानना था कि भावी समाजवादी क्रांति में जो समाजवाद का लक्ष्य था कि समाजवादी क्रांति द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, तो उस सामाजिक क्रांति में एम.एन. रॉय का ये कहना था कि औपनिवेशिक क्रांतियों का भी प्रमुख स्थान होगा। आज के चीनी साम्यवादियों का भी यही मत है, लेकिन उस समय के सोवियत विचारकों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन एम.एन. रॉय ने इसका समर्थन किया। भारत के समाजवादी चिंतकों में एम.एन. रॉय का बहुत विशिष्ट स्थान है। वे भारत में न केवल समाजवाद के सैद्धांतिक व्याख्याकार या व्याख्या करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि साम्यवाद के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रॉय ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय राष्ट्रवादियों का फांसीवादी यानी तानाशाही आंदोलन कहकर उसकी निंदा की थी। गांधीवाद भी उनको फांसीवादी यानी तानाशाही लगता था, क्योंकि उनके विचार में गांधीवाद जन समूह यानी लोगों के समूह की प्रवृत्तियों, जनता की निरक्षरता और संकीर्ण कट्टरता को उभारने की एक कुटिल और क्रूर चाल थी। युद्ध के समय उन्होंने कांग्रेस को भारतीय फांसीवाद का एक नवजात प्रतिनिधि बनाया, मतलब वो कांग्रेस के सख्त खिलाफ थे। और रॉय के अनुसार गांधी जी राष्ट्रीय पूंजीवाद के और नेहरू राष्ट्रीय समाजवाद के समर्थक थे, मतलब वो गांधी के विरोधी थे और नेहरू के समर्थक थे। 1946 के चुनाव में उन्होंने जो पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो बहुत बुरी तरह से हार गई और रॉय की विचारधारा में एक आधारभूत बदलाव आ गया। 1947 ईस्वी में उन्होंने अपने दल को भंग कर दिया और पूरी तरह से अपने नए दर्शन को पूरा आकार देने में लग गए, जिसका नाम है मौलिक मानववाद या नव मानववाद। तो रॉय का राजनीतिक दर्शन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग उनके उन विचारों से संबंधित है जब वे कट्टर मार्क्सवादी थे, और दूसरा भाग उन विचारों से संबंध रखता है जब वे मार्क्सवाद के विरोधी बन गए और उन्होंने नव मानववाद की स्थापना की थी। अब जैसा कि नव मानववाद से ही, शब्द से ही पता चलता है कि इसमें किसको प्रमुखता दी गई होगी, तो मानव या मनुष्य को
सबसे ऊंचा स्थान या प्रमुखता दी गई थी। एम.एन. रॉय के राजनीतिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ रूप उनकी नव मानववाद की अवधारणा में दिख पड़ता है। यह उनके समस्त चिंतन का सार और निष्कर्ष कहा जा सकता है। हालांकि मानववाद की अति प्राचीन परंपरा है और उसका आधुनिक काल तक विभिन्न रूपों में विकास हुआ है, लेकिन रॉय ने अपने से पहले के मानववाद से अपनी इस अवधारणा को बिल्कुल अलग बताया है। उन्होंने अपनी मानववाद की अवधारणा के विशिष्ट लक्षणों या गुणों के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिए, जैसे मौलिक या प्रबुद्ध मानववाद यानी कि रैडिकल ह्यूमनिज्म, या नव मानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म। तो एम.एन. रॉय के पूर्व के मानववादी मतलब मनुष्य को प्रमुखता देने वाले चिंतन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक आध्यात्मिक मानववादी और दूसरा भौतिक या पदार्थ मानववादी। तो रॉय का कहना है कि प्राचीन काल से आधुनिक समय तक इन दोनों प्रकार के मानववादी विचारकों ने मानव की प्रकृति और उसकी समस्याओं के बारे में पर्याप्त चिंतन किया है, किंतु उनकी सामान्य गलती क्या है कि उन्होंने मानव के स्वतंत्र अस्तित्व को तो स्वीकारा ही नहीं है, और इसलिए उन सभी के चिंतन में मानव को यानी इंसान को केंद्रीय स्थान मिल ही नहीं पाया, और वे अंतिम रूप से मानव को अपने भाग्य यानी नियति का निर्माता स्वीकार नहीं कर पाए, यानी कि एम.एन. रॉय से पहले के मानववादी विचारक। अब जैसे कि एक जो थे आध्यात्मिक मानववादी, जिसमें कांट प्रमुख है, कांट नामक आध्यात्मिक मानववादी, उन्होंने आध्यात्मिक सत्ता मतलब ईश्वर की सत्ता को महत्व दिया और मनुष्य के भाग्य को ईश्वरीय विधि विधान और ईश्वर के नियमों के अनुसार बांध दिया। फिर दूसरा प्रकार जो था भौतिक पदार्थ मानववादी चिंतन, जिसमें मार्क्स वगैरह और दूसरे मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि मानव अपने भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि उसके भाग्य का निर्धारण उन प्राकृतिक या आर्थिक नियमों के द्वारा किया जाता है जिन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब रुपये पैसे या धन के आधार पर ही मानव के भाग्य का निर्धारण होता है। एम.एन. रॉय का ये विचार था कि उनका मानववाद अतीत के इन दोनों प्रकार के मानववाद से इस रूप में अलग है कि उन्होंने पहली बार मानववादी दर्शन में मनुष्य को केंद्रीय और मौलिक स्थान दिया था। एम.एन. रॉय ने मानव पर किसी भी ऊपरी सत्ता या अति प्राकृतिक सत्ता जैसे किसी बाह्य बंधन को मान्यता नहीं दी। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना केंद्र है और वह पूर्ण स्वतंत्र है और वह अपने भाग्य का निर्माता खुद है। एम.एन. रॉय के नव मानववाद के मुख्य तत्वों, मान्यताओं और विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में कहा जा सकता है। अब पहली विशेषता है कि मानव जाति का मूल है। ये एम.एन. रॉय का प्रसिद्ध कथन है। क्या? मानव जाति का मूल है। मतलब यह उनकी नव मानववाद की आधारभूत दार्शनिक मान्यता को प्रकट करता है। इसका सरल अर्थ क्या है कि मानव अतीत में जैसा था अथवा वर्तमान में जैसा है या भविष्य में जैसा भी होगा, उसका मूल रूप से संपूर्ण श्रेय किसको जाता है? स्वयं मानव या इंसान को ही जाता है। अतः मानव इतिहास की सब ऐसी व्याख्याएं दोषपूर्ण और गलत हैं जो मानव के अलावा किसी अन्य बाह्य तत्व को केंद्र में रखती हैं और कहती हैं कि वही मानव के भाग्य का निर्धारण करती है। फिर दूसरी विशेषता है कि मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। रॉय ने अपने नव मानववाद का एक प्रमुख दार्शनिक आधार प्राचीन यूनानी सोफिस्ट विद्वान प्रोटेगोरस के इस प्रसिद्ध कथन को बनाया है कि मानव प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। वस्तुतः रॉय ने प्रोटेगोरस के इस कथन में निहित उसके नैतिकता संबंधी दर्शन को अपनाया है। रॉय ने प्रोटेगोरस की नैतिकता संबंधी अग्रलिखित मान्यताओं को अपने चिंतन में स्थान दिया। पहला,
नैतिकता का मूल स्रोत स्वयं व्यक्ति है, अर्थात ईश्वर, धर्म, अति प्राकृतिक सत्ता अथवा समाज की सामान्य इच्छा आदि को मानवीय नैतिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। फिर अगला, मानव व्यक्ति के रूप में इंद्रियों की मदद से जो कुछ व्यक्तिगत ज्ञान अर्जित करता है, उसी के अनुभव के आधार पर नैतिकता का निर्माण होता है। इस प्रकार नैतिकता व्यक्ति के व्यक्तिगत इंद्रियजन्य अनुभव पर आधारित होती है। तीसरा, नैतिकता व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। व्यक्ति ही स्वयं इस बात का निर्णय कर सकता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, मतलब क्या मोरल है और सही गलत क्या है, वो खुद निर्णय करेगा। चौथा, व्यक्ति को किसी बाह्य सत्ता यानी कि समाज, समुदाय या राज्य द्वारा नैतिक नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्न से नैतिक और सद्गुणी बन सकता है। अब तीसरा विशेषता जो है नवमानववाद की, वो है मानव स्वभाव या प्रकृति पर विचार। तो रॉय का मत है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव प्रकृति के 3 विशिष्ट गुण हैं। अब कौन कौन से हैं? इसमें पहला है स्वतंत्रता, दूसरा बुद्धि या विवेक और तीसरा नैतिकता। वास्तव में रॉय ने मानव प्रकृति को आधार बनाकर ही स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता के बारे में अपने विचार भी प्रकट किए हैं। अब स्वतंत्रता पर विचार उन्होंने दिए कि उनका स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है उसमें आवेग सर्वाधिक तीव्र एवं प्रमुख है। इस प्रकार स्वतंत्रता मानव जीवन का स्वाभाविक एवं सर्वोच्च लक्षण है और उसके जीवन का सार है, यानी कि स्वतंत्रता के अभाव में मानव का जीवन पशु या जानवर के जैसा हो जाएगा। और इस तरीके से अगली विशेषता है कि मानवीय तर्क पर विचार। रॉय ने मानव के प्रमुख प्रेरक आवेगों में स्वतंत्रता के बाद तर्क यानी लॉजिक को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। मानव का तर्क का आवेग ही उसकी बुद्धि का आधार है और उसे बौद्धिक प्राणी बनाता है। इस रूप में तर्क का आवेग ही मनुष्य को अन्य सभी प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ भी बनाता है। मनुष्य के पास जो बुद्धि और तर्क करने की शक्ति है, उसी से तो वो जानवरों से अलग है ना, मनुष्य का दर्जा हासिल करता है। तो इसलिए तर्क को रॉय ने प्रमुखता दी। फिर नैतिकता स्वयं मानव प्रकृति का अंग है। रॉय के अनुसार मानव अपनी प्रकृति से एक विवेकपूर्ण प्राणी है और इसलिए वह एक नैतिक प्राणी भी है। इस प्रकार रॉय ने मानव को स्वयं में एक नैतिक सत्ता के रूप में मान्यता दी। फिर उनके विचार की चौथी विशेषता है कि एक स्वतंत्र समाज की स्थापना मौलिक लोकतंत्र के द्वारा संभव है। नवमानववाद का केंद्रीय विषय व्यक्ति की स्वतंत्रता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा एवं वृद्धि के लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र समाज व्यवस्था की भी स्थापना की जाए, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के सर्वथा अनुकूल हो सकता है। अतीत में उदारवादियों द्वारा उदारवादी लोकतंत्र की मदद से एक स्वतंत्र समाज की स्थापना का प्रयत्न किया गया है, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। यह उल्लेखनीय है कि उदारवादियों ने एक स्वतंत्र समाज की कामना तो की, किंतु व्यवहार में उनके द्वारा ऐसे पूंजीवादी समाज की स्थापना हुई जिसमें व्यक्ति को कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। इसके विरोध में मार्क्स ने स्वतंत्र समाज की स्थापना के लिए एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना का विचार दिया। वस्तुतः उसका मत था कि एक ऐसा समाज ही वास्तव में स्वतंत्र समाज भी होगा, किंतु व्यवहार में मार्क्सवाद के आधार पर एक ऐसी समग्रतावादी समाज व्यवस्था की स्थापना हुई जो स्वतंत्र समाज व्यवस्था से एकदम विपरीत है। तो दोनों तरह की उदारवादी लोकतंत्र और मार्क्सवाद दोनों को ही गलत मानते हैं एम एन रॉय। और रॉय के अनुसार नवमानववाद एक ऐसी स्वतंत्र समाज व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है जिसमें व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होंगे, और उनका विचार था कि ऐसे स्वतंत्र समाज की प्राप्ति केवल मौलिक लोकतंत्र की मदद से ही की जा सकती है। मौलिक लोकतंत्र में सत्ता के केंद्रीकरण की व्यवस्था का तथा दलीय राजनीति का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाएगा। इस प्रकार वो लोकतंत्र को ही मुख्य आधार मानते थे, जिससे व्यक्ति का
पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा। अब पांचवी विशेषता है विश्व बंधुत्व पर आधारित विश्ववाद का समर्थन किया था। रॉय ने अपने राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवाद का समर्थन किया, लेकिन बाद में वो अंतर्राष्ट्रवादी हो गए और अपने चिंतन के अंतिम चरण में न मानववाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रवाद की जगह पर विश्ववाद का विचार दिया था। रॉय ने अपनी न मानववादी अवधारणा के आधार पर राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किया था। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत में विश्वास करता है और इसका विरोध किया उन्होंने, और अंतर्राष्ट्रवाद का भी विरोध करके वो विश्ववाद की कल्पना लाए। इस तरीके से रॉय के राजनीतिक विचारों में मानववाद का विशेष महत्व है, जिसका उद्देश्य मनुष्य को प्रमुखता देकर उस नई व्यवस्था की स्थापना करना था। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही सब कार्यों का केंद्र बिंदु है और मानव रूपी ईश्वर की आराधना करके ही जीवन और समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो रॉय बहुत प्रसिद्ध और प्रतिबद्ध मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद से आगे चलकर उन्होंने मानववाद के सामने घुटने टेक दिए, यानी जो मार्क्सवाद से असंतुष्ट हुए और व्यक्ति को प्रमुखता देकर नव मानववाद की जो अवधारणा उन्होंने दी, वो भारतीय राजनीतिक चिंतन को उनकी एक अमूल्य देन है, जिसका सही ढंग से अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है, नहीं उसको किसी भी शासन ने लागू भी किया है। तो इसे लागू करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।